बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेजबान के आसिफ। आज की एपिसोड में आपके लिए कुछ स्पेशल कंटेंट लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के एपिसोड में जो बातें होंगी उनके लिए एक दफा फिर मेरे साथ मौजूद हैं फैसल पिज़्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई, तबीयत कैसी है जी आपकी? अल्लाह का खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कुछ शुक्र है। व्यूअर्स हमारे मिस कर रहे थे हमें और पूछ रहे थे कि नई एपिसोड कब आएगी, तो लीजिए जनाब नई एपिसोड। और पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि सुहेल अमीन साहब हमारे साथ नहीं थे, उनकी तबीयत बेहतर नहीं थी और इस वजह से उनको रेस्ट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब होकर हमारे साथ आज फिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं? कैसे हैं आसिफ, आप कैसे हैं? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी सेहत अब ठीक जी है अल्लाह का माशाल्लाह, शुक्र है, ठीक है। फ्रेश लग रहे हैं और हमेशा की तरह स्मार्ट तो आप हमेशा ही लगते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज जो व्यूज हमने बात करनी है वो सबसे पहले बात ये करनी है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने एक दफा फिर मुज़ाकरात जो हैं वो खत्म कर दिए हैं, और जो मुज़ाकरात की एक दो बैठकें हुई थी, तीसरी बैठक होनी थी, उसके ऊपर बातचीत होनी थी, लेकिन फिर अडयाला जेल से एक अहम पैगाम आता है बानी पीटीआई इमरान खान का, जिसमें वो बैरिस्टर गोहर को हदायत देते हैं कि कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, क्योंकि जो उन्होंने रिटन चीजें दी थी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने वो मानने से इनकार कर दिया। क्या मानने से इनकार किया, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। फैसल भाई, एक तो आपकी जो पार्टी है ना, उसकी मुझे ये समझ नहीं आती कि सुबह वो पल में तोला पल में माशा, एक दिन उनका एक बयान आता है, दूसरे दिन दूसरा बयान आता है। अच्छी चीज ये थी कि सियासी पार्टीज आपस में बैठ रही थी, बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ आपके लीडर को कि उन्होंने एकदम कह दिया कि तमाम मुज़ाकरात खत्म है, जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ से होगी। जी आसिफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एक तो सियासत में हों और दूसरी बात है जब भी कोई मुज़ाकराती अमल चल रहे हों तो आप कभी भी उसे बीच में इस तरह नहीं छोड़ देते। आपके अगर सारे मुतालबात मंजूर हो रहे हैं, सारे मामला चल रहे हैं, तो उसमें फिर आपकी सियासी बसीरत का या उसका इम्तिहान नहीं होता। जो आपने एक चीज लिख के दे दी है, कबूल होगी, ये बहुत अच्छी बात। आपके सियासी बसीरत का इम्तिहान उस वक्त होता है जब उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जब वो कहीं पे रुक जाता है, जब कोई तो फिर वहां पे आप अपनी सियासी बसीरत का इजहार करते हुए उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके निकालते हैं। अब जो वहां से पैगाम लेके आ रहे हैं, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, गौर साहब खुद कभी कोई सियासी, वो एक वकील हैं, वो होता है कि बंदा आगे से कोई उनको सियासी मशवरा देता है, या वो गए हैं और उन्होंने वहां से जाके खान साहब ने उनको कह दिया रोक दो, वो आके उन्होंने रोक दिया। तो मेरा नहीं ख्याल है ये पूरी कमेटी जब तक वहां उनके पास जानी चाहिए थी, उनसे डिस्कस होना चाहिए था इस बात पे। काफी गौर तलब बात है कि अब ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको हम कैसे निकलें। तो उसमें आपके साथ एक दो, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, कमेटी में एक आध बंदा ऐसा है जो सियासी सोच रखता है, तो मे भी वो कोई अच्छा हल इनको बता देता और वो होता। ये आप चलते हुए एकदम से इसको रोक देना, ये तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि नहीं, वो आप ये प्रेशर गेम है और आप प्रेशर डाल रहे हैं दूसरों पर और वो आप पर प्रेशर डाल रहे हैं। मुल्क कहीं भी नहीं है बीच में, आप प्रेशर प्रेशर की गेम खेल रहे हैं। तो भाई आपने मुल्क के लिए मुज़ाकरात करने हैं, आपने प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, आपने आगे चलना है, तो उसके लिए आपके पास सियासी सोच होनी चाहिए। ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस वक्त ये फैसल भाई तो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे सुहेल भाई, और हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि एक जो हमें शिक मौसूल हुई थी, एक आप ये कह लें मुतालबा मौसूल हुआ था, वो ये था कि 9 में और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने इस पर यह कहना था कि इस पर तो ऑलरेडी अदालत में केसेस चल रहे हैं, तो इस पर कोई अलग कमीशन नहीं बनेगा। और इमरान खान साहब ने कहा गुड बाय टाटा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और 1 जनवरी का की जो डेडलाइन थी उससे पहले ही इमरान खान साहब बैकआउट करके क्या कहेंगे आप? जी, उसकी एक तो मेन रीजन ये है कि जो जिनसे वो बातचीत ख्वाहिश, याद है आपको, याद होगा मैंने पिछली दफा भी यही बात की थी कि सारा ड्रामा है दोनों साइडों से, ना हुकूमत सीरियस है ना तो ये अपोजिशन इस मामले में सीरियस है, और टाइम लेने के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो अभी जब ये जज अपॉइंट हो गए हाई कोर्ट में, तो अब इनको आगे से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल है इस वजह से ये पीछे हट गए, और जिनसे वो बात के ख्वाहिशमंद थे उन्होंने बातचीत में इंटरेस्ट नहीं लिया।
तो जब उन्होंने बातचीत में इंटरेस्ट नहीं लिया तो फिर लाजिम बात है फिर बातचीत का फायदा नहीं था, इसलिए खान साहब ने कहा ना कि मैं तो उन्हीं से बात करूंगा जिनके पास नहीं, लेकिन ताकत है। आप दोनों से चले, मेरा एक क्वेश्चन है फैसल भाई, पहले आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि बैरिस्टर गौहर की एक हल्की सी मुलाकात होती है आर्मी चीफ से, तो ढोल बजाए जाते हैं और ढंडोरा पीटा जाता है कि हमारी मुलाकात हुई है और ये पहला हमारा कदम है और अभी हम आगे चलेंगे, और दूसरी तरफ से बड़ा कोई कोल्ड रिस्पॉन्स आता है कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं, ये तो चलते फिरते एक सलाम दुआ हुई थी, येलो आई हुई थी और कहा गया था कि जनाब जो टेररिज्म के मैटर्स हैं उस पर बातचीत करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है फैसल भाई आपकी पार्टी खुद भी वैसे क्लियर नहीं है कि हमने करना क्या। नहीं, हमारी पार्टी इस सिलसिले में बहुत क्लियर है। हमारी पार्टी का जो स्टैंस है और जो हमारी पार्टी करना चाह रही है वो बिल्कुल क्लियर है। हमारी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है और कुछ भी नहीं है। ये इस किस्म की बातें बीच में करना, और जब आप यहाँ पे सच बोलते हैं ना, यहाँ पे आप क्यों कह रहे हैं हमारी बात? पहले तो तीसरे दिन आके गौहर साहब ने कहा कि जब बनी गाला से इतला आई कि मुलाकात हो गई है हमारी, तो गौहर साहब आके तीसरे दिन कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई है। अब वो पुराने वक्त खत्म हो गए हैं, वो डिग्गियों में छुप के जाने वाले, वो जो आप गेट फलां की मिसालें दिया करते थे, अब आपको ओपनली कहना चाहिए कि ठीक है जी हमारी मुलाकात होने जा रही है। मुलाकात मैंने आपको शायद पहले किसी एपिसोड में ये कहा भी है कि अब ये खत्म, अब हमको जा रहे हैं, आप पहले बताएं। कोई हम किसी दुश्मन फौज के पास या किसी दुश्मन से मुज़ाकरात करने नहीं जा रहे। आपने जो कुछ कहा है माजी में उसको छोड़ कर दफन कर दें उन चीजों को। हमने आगे जाना है, मुल्क के लिए आगे चलना है, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अब हम जो बात वहां करते हैं जाके, हमारा ख्याल ये होता है कि बाहर आके वो बात करें जो सोशल मीडिया पे हमारी, जैसे जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो ही चलता रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि दूसरे एंड से तो उन्होंने कहना नहीं है ना कि हाँ जी हमने ये नुक्ता लगाया था, ये नहीं कहा था, ये तो हम उसको गलत तरीके से शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अपने इस तरीकाकार को तब्दील करना होगा। ये सुहेल भाई, फैसल भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि तरीकेकार को तब्दील करें, ये नहीं कि मीठा मीठा हाप अप और कड़वा कड़वा थू थू। जब आपके साथ बातचीत हो तो आप सब अच्छा का नारा लगाएं और आप खुद ही बातों से बैकआउट कर जाएं और खुद ही मुज़ाकरात खत्म कर दें, तो फिर आप रोना डाल दें कि जी हमारे यहाँ तो मुतालबात माने ही नहीं गए। मैंने कहा ना, नियत की बात है, नियत ही नहीं थी बातचीत की। इनको भी पता था कि रिजल्ट नहीं निकलेगा बातचीत से। इनकी जो मुराद थी वो ये थी कि जो इनके पास असल में कुव्वत है उनसे बातचीत हो, और जब वहां से रिस्पांस नहीं आया तो मैंने शायद आपको ये बातों बातों में बात भी की है कि वहां से रिस्पांस नहीं आएगा, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं सर, अब आप खुल के कर दें, कैमरा भी ऑन है, बातों बातों में कि कौन इंटरेस्टेड नहीं है। वही जो उन्होंने जेल भेजा वो इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो बात कही है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से होंगे, तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि वो जो हुकूमत से जो बातचीत चल रही थी वो भी उनको यही लगता था कि अगर लिंक एक कायम हो जाएगा हुकूमत के साथ, हुकूमत के थ्रू उनसे लिंक कायम हो जाएगा, अगर खुद हमसे बातचीत में अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो बीच में अगर हुकूमत आ जाएगी तो लिंक बन जाएगा, शायद इनके थ्रू बातचीत होना शुरू हो जाए। लेकिन जब वो बात नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि बातचीत का फायदा नहीं, इसीलिए वो उन्होंने बातचीत का कहा है कि अब नहीं होगी मजीद बातचीत। और जहां तक आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का ताल्लुक है, आर्मी चीफ साहब जाते हैं महफिलों में, बड़े लोग आए होते हैं वहां पे मिलते हैं, तो कल को अगर मैं भी मिल लूंगा तो ब्रेकिंग न्यूज होगी पीज़ादास पॉडकास्ट पे। मैंने मेरे लिए बड़े खुफिया बात की और बाद में साथ ये शायद पूछा सर कैसे हैं आप, कैसी आपकी तबीयत, कैसी आपकी, ठीक ठाक है, हाँ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस मौजूद बातचीत को फिर आप जो मर्जी देना चाहे रंग, तो इस तरह के सिर्फ जो है रंग, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है बातचीत में, वो इंटरेस्टेड तभी होंगे जब वो माफी मांगेंगे 9 मई पे। सुहेल भाई आपसे क्विकली एक आंसर चाहूंगा कि क्या वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट वो पीटीआई से बात नहीं कर रही। उसकी वजह 9 मई है, उसकी वजह जो उन्होंने फौज के अंदर जो है ना एक तरह की प्लांट किया, सारा सिस्टम प्लांट किया, और जो कुछ मकसद हासिल करना चाह रहे थे 9 मई को वो हासिल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने 29 मेरे ख्याल में फौजी थे एरिया जहाँ पे उन्होंने बाकायदा हमला किया, तो वो जब तक उस बात की माफी नहीं मांगेंगे, अगर आज इस बात को छोड़ दिया जाए, कल को कोई सियासी जमात आएगी और वो यही काम होगा, चीज के ऊपर अटैक होगा और उसके बाद वो कहेंगे कि अब ठीक है जी छोड़ दें जी इस बात को, माफी देते, तो माफी नहीं मिलेगी जब तक माफी मांगी नहीं जाएगी। और ये भी छोटी नहीं कि माफी मांगने के बाद भी माफी मिलती है कि नहीं, ये भी श्योरिटी नहीं है कि अगर इमरान खान साहब या पीटीआई के लोग जो हैं वो इस पर माफी मांग लें तो माफी मिल भी सकती है। लेकिन 9 मई के हवाले से जब इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, या पीटीआई के जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो क्लियरली कहते हैं देखें ये हमारे लोग नहीं है, लेकिन जैसे ही सजाएं हुई हैं तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया है ये हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई है। खैर अब हम चलते हैं फैसल भाई दूसरे टॉपिक की जानिब,
और बकौल इमरान खान साहब रियाज बहरिया, प्रॉपर्टी टाइकून रियाज बहरिया नाम रखा इमरान खान साहब ने कि रियाज बहरिया को जब जरूरत पड़ती है वो इन लोगों को चीजें देता है और इनसे अपने काम करवा लेता है, इनको पैसे देता है और इनको अपने काम करवाया। इनसे मुराद थी आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, और अब तो इमरान खान साहब ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। फैसल भाई जी, मैं एक तो इस प्रोग्राम के तवसत से मलिक रियाज साहब को ये मशवरा देना चाहूंगा। बड़े अरसे से वो कहते हैं ये आपस में जो ये ब्लैकमेलिंग की गेम सारे खेल रहे हैं, इसको कम से कम खत्म होना चाहिए। एक दूसरे को थ्रेट कर रहा है, ये बयान दे देगा, दूसरा दूसरा वो कह रहा है मैं अगर बयान दे दूंगा फलां चीजें खुल जाएंगी। भाई इसमें मुल्क कहाँ पे है? आपने पुराने चैप्टर्स खत्म करें, खुदा का वास्ता है। मुल्क अगर आप कह रहे हैं किसी जगह आपने ले जाना है, इसको किसी तरफ चलाना है, तो बराए मेहरबानी मलिक रियाज साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है, जो यहाँ पे ट्रेंड सेट किया है, जो बैरिया टाउन बनाया है, वो मलिक रियाज साहब ने ही सबसे पहले ये ट्रेंड सेट किया। और उसके बाद उन्होंने आगे आने वालों के लिए इतना टफ कंपटीशन छोड़ा कि वो भी उससे ऊपर ही बना सके, उससे नीचे की कहीं गुंजाइश उन्होंने छोड़ी नहीं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब उन्होंने काम कर दिया, वो किया उन्होंने अपने तरीके से, जो वो तरीका समझ, कभी कह रहे हैं पहिए और ये और वो सारा वो तरीकों से ही करते रहे, चले वो ठीक है। हमें वो चीजें भी भूल के, मलिक रियाज साहब को भी ये चीजें भूल के, अब मलिक रियाज साहब पर ये फर्ज हो गया, इस मुल्क का बोझ है उनके ऊपर, हमारी दुआ है आप वापस आए। मैं आपको एक थोड़ा सा तकलीफ दे एक बात बताऊं कि आपने अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का वो प्री सेशन जो उनका था एक दिन, उसमें देखा है तो इंडिया के कुछ कारोबारी हजरात, शख्सियात वहां पे मौजूद थी। बहुत तो नहीं थी, एक ही थी, लेकिन वो सबसे अगली रो में खड़ी है और बड़े अच्छे तरीके से उनको वार्म वेलकम। हमें तकलीफ होती है, हमें खुशी की बात है, हमें चले ठीक है, इस खित्ते से कोई गया हुआ है और अपनी कारकर्दगी की वजह से वहां गया हुआ है, लेकिन हमें हर फील्ड में अपना परचम भी आगे करना है। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे भी कोई कारोबारी शख्सियत इस तरह वहां पे, बेशक वो मलिक रियाज साहब भी खड़े होते, हमारे लिए बड़े फखर और खुशी का मुकाम था कि मलिक साहब भी वहां उनके साथ खड़े होते, तो हमारे बारे में भी एक तासुर जाता कि हम भी कारोबारी यहाँ पे लोग हैं, हम अच्छे बिजनेस करते हैं, उनको सपोर्ट करें। तो हमारी तरफ से कोई नहीं, हम अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। एक कह रहा है मैं आपकी कहानी खोल दूंगा, दूसरा कह रहा है, खुदा का वास्ता है मलिक रियाज साहब से अब मैं अपील करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मलिक साहब अब आप खोल दें, बता दें किसने क्या खाया है, किसने क्या लिया है, आपने किसको क्या दिया है। बराए मेहरबानी इसको आराम से वहां पे एक वीडियो प्रोग्राम करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पूरी कौम को एक दफा बता दें कि इस मुल्क के साथ क्या हो। नहीं तो वो तो बाद में बताएंगे ना, पहले तो उनका भी एहतसाब होगा ना। पहले तो देखिए फैसल भाई, ये तो नहीं हो सकता कि जिस तरह आपने कहा कि वो अब अल-ऐलान कह चुके हैं, बबांग दोहल कह चुके हैं कि जी मैं फाइल्स के नीचे पहिए लगाता हूं। वो पहिए क्या थे, सबको पता है, रिश्वत देते थे आप। तो एक राशि शख्स जो अल-ऐलान कह रहा है कि मैं रिश्वत देता था और रिश्वतों से मैं सब कुछ बनाऊं, तो खैर एनीवेज मैं इस तरफ नहीं आना चाह रहा, मैं इस तरफ आना चाह रहा हूं। सुहेल भाई आप बताएं कि रियाज बहरिया बकौल इमरान खान न्याजी साहब के, कि रियाज बहरिया ने कहा था कि मैं इन लोगों को इनके ऊपर माल लगाता हूं और ये मेरे सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमें तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दो के भी उनका फॉरेंसिक ऑडिट होना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई हुई हैं जिसमें बुशरा बीबी जो है वो उनसे हीरे तलब कर रही हैं उनकी बेटी से और बता रही है कि इतने कैरेट्स के हीरे चाहिए। अब 190 मिलियन जो अभी केस का फैसला है उसमें भी ये साबित हो गया है कि उनकी बदनीयती शामिल थी इमरान खान साहब की और उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं। लेकिन इमरान खान साहब स्टिल कह रहे हैं कि रियाज बहरिया तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, क्या कहेंगे? देखिए जी, एक तो ये बात है कि मलिक रियाज साहब है कौन, देखना कि जरूरी है। उन्होंने कहा मैं 25-30 साल के 35 साल के राज खोल दूंगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है उनसे कि क्या वो पीएम रहे इस मुल्क के, या इस मुल्क के किसी अहम मुद्दे पे रहे, डीजीआई सही रहे या आर्मी चीफ रहे, कि वो मुल्क के राज खोल देंगे? उनके पास मुल्क के राज है, खोल देंगे। रिश्वत ही है ना, तो जब रिश्वत के राज खोलेंगे तो रिश्वत देने वाला भी उतना ही मुजरिम है जिसने ली है, रिश्वत ली है। तो बात ये बड़ी अजीब सी बात की उन्होंने कि जी मैं राज खोल दूंगा, राज रिश्वत ही है और क्या है। दूसरी बात है कि अगर वो उनकी नीयत ठीक नहीं है, अगर उनकी नीयत सही होती तो वो किसी और टाइम पे, जब जेल में नहीं थी, जब उनका मुश्किल वक्त था, उस टाइम कहते मैं ये राज खोल दूंगा। अपने आप को जिस मुसीबत में इस टाइम वो है उससे बाहर आने के लिए
उन्होंने ये बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब की बात में कोई वजन नहीं है कि मैं राज खोल दूंगा। राज वही है जो मैंने बता दिया, रिश्वत के राज है। और अगर वो किसी का नाम लेंगे भी तो वो फिर उतने ही मुजरिम वो जो होंगे उन सामने आएंगे जितने कि दूसरे। और व्यूअर्स, ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये तो नहीं हो सकता कि आप ये बताएं कि जी मैंने सुहेल साहब को रिश्वत दी और उसमें सुहेल साहब के ऊपर सजा हो जाए और रिश्वत देने वाला जो है वो बच जाए। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन रियाज बहरिया साहब जो है, मलिक रियाज साहब जो जिनको प्रॉपर्टी टाइकून कहा जाता है, एक सवाल और उठता है ना फैसल भाई यहाँ पे, वो ये है कि हमारी कौम कैसे कैसे लोगों को सह रही है। और जिस तरह सुहेल भाई कह रहे थे कि मलिक रियाज जो है, क्या वो आर्मी चीफ रहे हैं, DGI रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं राज खोल दूंगा। आप राज खोलेंगे अपनी करप्शन के, आप राज खोलेंगे आपने पैसा कैसे बनाया है, तो खोलिए, कल की बजाय आज खोलिए। हम पाकिस्तानी कौम तो देखना चाहते हैं ना कि इस बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोए। देखिए आसिफ, इसमें मेरा एक मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं और यहाँ पे जिन हालात में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, मलिक रियाज साहब इस वक्त दुबई में बैठे हैं और मलिक साहब ने वहां पे भी अपनी लॉन्च की है सोसाइटी। तो मलिक साहब को दोनों जगहों का डिफरेंस महसूस हुआ होगा। मलिक साहब ने जब पहली दफा टीवी पे ये बात की थी कि मैं पहिए लगाता था, तो मैंने उसी वक्त बड़े दुख और तकलीफ और अफसोस की बात की थी कि अगर आप लगाते भी थे, ये आके पब्लिक के सामने तक कि आप नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप भी इसी तरह पहिए लगाएं और आपके काम होंगे। ये आप एक तरतीब बना रहे हैं इस चीज की, ये नहीं उनको कर रहे। आपने कभी सेम यही हालात हमारे हमसाए मुल्क में इसी तरह ही है, वहां भी रुश्वत की यही म्यार है वहां, लेकिन आपने किसी कारोबारी शख्स को कभी ऐसी बात करते नहीं देखा होगा। वहां पे बड़े बड़े नाम है, अभी हाल ही में एक फोत हुए हैं, आप उन पर देख लें, कोई एक दाग, कोई एक रिश्वत उन्होंने भी दी हो बात अपने कामों के। क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, आपको नहीं फाइल्स आगे जाने देते, आपको क्लर्क से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर बंदा जो वो फाइल देखता है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, वो एक हाउसिंग स्कीम बड़े ही अच्छे तरीके से, उनकी अपनी जाती जगह है, वो उनके पास कठी है पुराने वक्तों की, उस पर वो हाउसिंग स्कीम कर रहे हैं। वो फाइल जिस वक्त कहीं ऊपर के हवानों में पहुंची है, तो देखा हो ये तो इतना बड़ा ये चल रहा है, वो बगैर किसी वजह के कि जी वो आपने वो 2 दरख्त वहां से काटे हैं, यहाँ आपने मशीन खड़ी की है, वो बंद कर दिया। वो 3-4 महीने से हाउसिंग सोसाइटी पूरी बंद पड़ी हुई है। तो इसका मकसद ये है कि आपको इस किस्म की तकलीफें ये कारोबारी हजरात को देते हैं, और जो लोग ये देते हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान की अगर आपने बेहतरी करनी है, आपने अपने कारोबारी तबके को मराद देनी है, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है, उनके लिए ये मामला खत्म करने हैं, ताकि वो इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। जिस तरह फैसल भाई और सुहेल भाई ने एक बात कही कि जो मलिक रियाज है, रियाज बहरिया, जिनको इमरान खान साहब रियाज बहरिया कहा करते थे, और फिर रियाज बहरिया से ही जमीन गिफ्ट में ली, किस तरह ली, अब अदालत में सब चीजें सामने आ चुकी हैं। मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो रोज का राग अलाप रहे हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, तो प्लीज कल नहीं, आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि आपने किस किस ऑफिसर को, किस किस सियासतदान को, किस किस आर्मी जर्नल को, किस किस सहाफी को आपने रिश्वत दी है। याद रखिए, आपने रिश्वत दी है। जो रिश्वत अर्राशी वल मुर्तशी दोनों जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। तो प्लीज उसके लिए पहले आप तैयार हो जाइए। आज हमने कोशिश की कि हम बात करें कि पीटीआई का जो ये मुज़ाकरात से भागना है ये कैसा था, और क्या उनको मुज़ाकरात से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, और दूसरा रियाज बहरिया साहब के रोज के राग, रोज की धमकियां वो क्यों दी। बहुत शुक्रिया फैसल पिज़ा साहब और सुहेल अमीन साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप इस पॉडकास्ट को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने मेजबान के आसिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने कहबान।